या स्टॉक स्पेसिफिक तड़का हो चुका है। अब खबरों की तरफ बढ़ा जाए और खबरों के लिए आज हर्षदा के साथ साथ यतिन भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पैक्स यतिन से भी डिस्कस करने हैं और उसमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल एक लार्ज डील का अनाउंसमेंट हुआ। पहले यतिन से समझ लेते क्या कहानी है, उसके बाद स्टॉक पे चर्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA ने 1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल में अग्रीमेंट किया है। ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1% जो है वो $1 बिलियन उसके लिए QIA इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो रिटेल वेंचर्स आर्म है उसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन रखी जा रही है। आशीष, अगर आपको याद है तो साल 2020 में सितंबर अक्टूबर में कंपनी ने 10-12 इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड किए थे रिलायंस रिटेल के लिए और उनका जो वैल्यूएशन था वो लगभग इससे आधा था। तो जो 2020 में डील हुई $50 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन पे रिलायंस रिटेल की, वो दुगनी होती हुई दिखाई पड़ रही है अब आपको। तो कहीं ना कहीं जो इक्विटी वैल्यू पहले लगभग $5 बिलियन 6 बिलियन के बीच में रहती थी। सबसे लास्ट जो इन्वेस्टर आया था वो सऊदी अरेबिया का PIF फंड आया था, वो सॉवरेन वेल्थ फंड है वहाँ का। तो ये जो QIA का इन्वेस्टमेंट है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि $100 बिलियन की वैल्यूएशन पे यहाँ आपको सौदे पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली AGM है एक वीक के अंतराल में। नेक्स्ट वीक मंडे को AGM होगी, तो उसके पहले ही अनाउंसमेंट आना काफ़ी अहम माना जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा पहले, $100 बिलियन यानी लगभग 82,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, काफ़ी अहम। तो मार्की इन्वेस्टर चेक इन करता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिस्टेड एंटिटी है उसके आम रिलायंस रिटेल में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी $1 बिलियन का इंफ्यूजन और बढ़िया $100 बिलियन के वैल्यूएशन पर रिलायंस रिटेल में पैसा डालती हुई। रिलायंस के स्टॉक पे गाबासर, मैं डिस्क्लेमर तो दे दूंगा, आप स्टॉक की कहानी सुनाओ। रिलायंस तो स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। मैं हमेशा इसकी स्टॉक की देता हूं कि यस रिकमेंडेड है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आपको मिलना चाहिए 2600, जब ये पार कर लेगा तो और अच्छी तेजी आएगी। स्ट्रक्चरली मुझे चार्ट में स्ट्रेंथ है, बेस बन रहा है, मेरे ख्याल से खरीदारी का मौका है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, इतना कह सकता हूं। तो इसका स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, कभी इसमें आप इन्वेस्टर है तो कभी नुकसान नहीं करेंगे। ट्रेडिंग नुकसान कर सकते हैं प्योर पक्का एंट्री के हिसाब से, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्टॉक लेना चाहिए। इन्वेस्टर नुकसान नहीं करेंगे। अवस्थी साहब, 2500 पे आप लोग अब रिलायंस को खरीद रहे हो? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी है। हमें लगता है 2900-3000 रुपए तक तो ऑब्वियसली हम होल्ड करेंगे। हमारे SOTP में कोई ज्यादा चेंज है नहीं। रिटेल वाली डील की वजह से आप मैक्सिमम SOTP में ₹100 अगर आप वो डील वैल्यू को बेंचमार्क करते हैं तो मुझे लगता है एवरेज जो वैल्यूएशन दी जा रही थी वहां से आपको ₹100 की एडिशन होगी। बट मुझे लगता है इतनी बड़ी एंटिटी में 50-100 रुपए इधर उधर चलता है, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बट SOTP वैल्यूएशन के हिसाब से हम जो 2900 से 3100 के आसपास के लक्ष्य के बीच में ऑसिलेट करता है नंबर कहीं, तो हमें लगता है वो एज इट इज है। और बड़ी ग्रोथ हमें लगता है रिन्यूएबल वाली स्पेस में जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करेगी वहां से आनी चाहिए। और अगर रिटेल और जियो की लिस्टिंग की फर्दर एडिशन आती है तो हमें लगता है वो काफी बड़ा ट्रिगर होना चाहिए। हाँ, हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब नया पैसे नहीं डालते आप? नहीं, एलोकेशन जितना हमने कर रखा है वो हो चुका है, तो उसमें से और ज्यादा तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी, खबर अच्छी है, टेक्निकली भी शायद और फंडामेंटली भी एक्सपर्ट्स को पसंद आता है। अवस्थी साहब के इवेंचुअल टारगेट स्क्रीन पर है, डिस्क्लेमर भी स्क्रीन पर आ गया है। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, कंट्रोल और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने का मन बन रहा हो तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी चर्चा कर लीजिएगा। दूसरी बड़ी खबर वो है एक लार्ज ट्रेड जो शायद आज प्ले आउट होता हुआ नजर आए। कोफोर्ज के प्रमोटर्स पूरा माल छोड़ देंगे, खरीदने वाला मिल नहीं रहा है इनको। पूरा आज तक तो इंडियन आईटी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, बाकी ऐसे होता था, कोई ना कोई बायर मिलता था, स्काउट करते थे, कहां से कहां रिड्यूस करा और अब 26 भी ऐसे ही छोड़ना पड़ रहा है बाजार में। बिल्कुल। और देखिए, ये हल्स्ट BV यानी बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी अपना पूरा 26.5% जितना हिस्सा आज ब्लॉक डील के जरिए बेचेगा।
ऑब्वियसली जो फ्लोर प्राइस ब्लॉक डील का रखा गया है वो रखा गया है 4550 रुपये, यानी जो येस्टरडे का क्लोज था उससे 200-250 रुपये नीचे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डील साइज़ है वो 7400 करोड़ रुपए है और करीब करीब 1.62 करोड़ शेयर्स यानी 1,62,00,000 शेयर्स की ये ज़बरदस्त बड़ी ट्रांजैक्शन होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं कोफोर्ज में हमने देखा है पहले भी कि बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी 5% 10% हिस्सा धीरे 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 करके अब नील की तरफ लेके जा रहा है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से बुक कवर्ड है। इसका मतलब ये है कि ऑफर तो सेल थ्रू हो जाएगी। IIFL सिक्योरिटीज इस पूरे ट्रांजैक्शन का ब्रोकर है और SBI म्यूचुअल फंड यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है बड़ी तरीके से, ऐसी हमको सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो ओवरऑल बुक कवर्ड है। ये देखना होगा कौन से प्राइस पॉइंट पे ये ट्रांजैक्शन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि इतनी बड़ी डील है 26.5% इक्विटी की, तो ये स्टेक बिकने के बाद क्या शेयर में मोमेंटम बरकरार रहेगा या बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इक्विटी का ट्रांजैक्शन है। ब्लॉक विंडो में होने की संभावना कम है। ओपन मार्केट में सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके शरद जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे पता नहीं आपके पास कवरेज है या नहीं है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रही हो और उसके बाद अब प्रमोटर पूरा हिस्सा बेच दे वहां पर, तो उस समय आपका क्या उस पर व्यू होगा? क्या कॉन्फिडेंस रहेगा या आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे? क्या व्यू होगा आपका? अनुज जी, देखिए मेरा ये मानना है कि IT एक वाइट कॉलर जॉब इंडस्ट्री है और प्रमोटर ड्राइव यूजुअली बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले नहीं करती है। जो एम्प्लॉयज आपके हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, रादर ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है इसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ठीक है और वो लोग ठीक ठाक तरीके से उस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्राउंड ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, तो प्रोमोटर कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि डेली मैनेजमेंट में वैसे भी ये प्रोमोटर्स उतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मेन चैलेंज आपको तब आता है अगर कंपनी किसी क्राइसिस में जाती है, तो उस टाइम डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। कोफोर्ज में एज ऑन डेट तो अगले 2-3 साल एटलीस्ट कुछ ऐसा बड़ा क्राइसिस दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल टेस्ट इसका तब होगा जब कंपनी किसी क्राइसिस में आती है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि खास करके इस तरीके की IT सर्विसेज या लार्ज कैप कंपनीज में जहां एम्प्लॉय ड्रिवन बिजनेसेस हैं, बेसिकली जो स्टाफ है, जो लोग हैं, वो सब व्हाइट कॉलर लोग हैं। ऐसा कोई आपको स्पेसिफिक सिंगल मैन ड्राइव नहीं चाहिए। और ज्यादा इसमें फर्क पड़ता है जब आप एक स्केल पे पहुंच जाते हैं। छोटी कंपनी हो तो मुझे लगता है ये ड्राइव की ज्यादा जरूरत होती है, बट जैसे जैसे आप एक स्केल पे पहुंच जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप्ड हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोमोटर का सेंट्रीफ्यूगल रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन ओन कर रहा है, रादर कौन मैनेज कर रहा है बिजनेस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए होने दीजिए डील कहां सेटल होता है ये स्टॉक, उसके बाद एक्सपर्ट से जानेंगे क्या व्यू बन रहा है। लेकिन आज बड़ा दिन, 26-26.5% बची हुई इक्विटी बेयरिंग्स बेचने जा रहा है। अगला भूलना नहीं चाहिए भाई, चंद्रयान 3 की सक्सेस। हम सबको बड़ा प्राउड सी फीलिंग हो रही थी कल शाम को, तो एक बार उन कंपनियों को भी जिक्र कर लेना चाहिए जो चंद्रयान के उस मिशन से जुड़ी हुई थी या होपफुली जुड़ी हुई होंगी। हर्षदा, वैसे बाजार को पता है सब फटे चले जा रहे हैं, लेकिन कल तक अनुमान लगा रहे थे उस सक्सेस का, अब वो डिलीवर हो चुकी है। कौन से स्टॉक्स? काफी सारी कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी कल बनती हुई दिखाई दी थी। अच्छा, इसमें टाटा एलेक्सी जिसका जिक्र भी किया जा रहा था आशीष भेती की तरफ से, इन्होंने दरअसल चंद्रयान 3 के लिए जो स्पेसक्राफ्ट बनाया है उसमें एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर बनाने का काम किया, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। L&T बड़े पैमाने पर इसरो का पार्टनर रहा है और चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड और बाकी इंफ्रा दरअसल इन्होंने तैयार किया था। MTAR टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रखिएगा और स्टॉक में काफी मोमेंटम देखने को मिला है। ये जो दरअसल लॉन्च व्हीकल थी, उसके लिए विकास इंजन्स, क्रायोजेनिक इंजन सबसिस्टम्स, टर्बो पंप, बूस्टर पंप्स, ये सब दरअसल MTAR टेक्नोलॉजीज ने बनाकर दिया। भेल ने भी इनफैक्ट अपना योगदान दिया है। पेलोड में खासतौर से जो बैटरीज बनाई गई थी चंद्रयान 3 के लिए, इस पर्टिकुलर मिशन के लिए, वो भेल ने बनाकर दी थी। और
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये दरअसल जो विक्रम लैंडर है उसके डेवलपमेंट में और उसकी मैकेनिकल सपोर्ट इक्विपमेंट तैयार करता हुआ दिखाई दिया था, तो उनका योगदान वहां से आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी ज्यादा चर्चा वैसे हुई नहीं है, लेकिन हालांकि स्टॉक में कल तगड़ा एक्शन था और इस कंपनी ने दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन किए, डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका इनकी रही है। साथ ही साथ वालचंद नगर जैसे प्लेयर्स भी दरअसल चंद्रयान 3 से जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्रूशियल बूस्टर सेगमेंट्स लॉन्च व्हीकल के लिए तैयार किए थे और टेस्टिंग भी दरअसल वालचंद की ही फैसिलिटीज पर हुई थी। दूसरी तरफ मिधानी भी अपना रोल प्ले करता हुआ दिखाई दिया है इसरो के कई मिशंस में, और चंद्रयान 3 के लिए इन्होंने क्रूशियल मटेरियल्स जैसे कि कोबाल्ट बेस अलॉयज, निकल बेस्ड अलॉयज और जो हैवी लिफ्ट व्हीकल चंद्रयान 3 का था उसके लिए दरअसल प्रोक्योर किए थे, सप्लाई किए थे। तो ये सभी स्टॉक्स हैं और इन सब का कहीं ना कहीं योगदान रहा है चंद्रयान 3 और विक्रम लैंडर के कल के सक्सेस के पीछे। भैया इन सबको रखिए रडार पे। ऑफ लेट सब में अच्छी तेजी भी बन रही है, कई दिनों से अच्छा मूव बन रहा था, लेकिन अब ये मिशन जब सक्सेसफुल, हाँ ये मिशन सक्सेसफुल होना मतलब ये नहीं है कि रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा, पर एक इनॉर्मस सिग्नल है हमारी कैपेबिलिटीज को लेकर, उनकी सक्सेस को लेकर, और बट ऑब्वियस फंड्स इवेंचुअली चैनलाइज होंगे। ये कंपनीज जो काम करती हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के स्पेस में, उसमें ग्लोबल टेंडर्स वगैरह उस सब में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आए, एवेन्यूज खुलेंगे, तो ये पॉजिटिव तो है ही है सबके लिए। और सेंटिमेंटली तो खैर चंद्रयान की सक्सेस ओवरऑल मार्केट्स के लिए भी बड़ा पॉजिटिव है। अब आए अगले स्टॉक्स पे। इस पे क्या बात करूं किसी इंडिविजुअल स्टॉक पे। लार्सन टूब्रो, टाटा एलेक्सी एक्सपर्ट ने वैसे ही पिक कर रखे हैं जो हजदा की लिस्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आगे बढ़ रहा हूं और चीनी कंपनीज को रखना है रडार पे। आज सुबह भी हजदा कुछ 7 बजे अपडेट देनी थी, चीनी को लेकर क्या अपडेट्स आ रहे हैं? इनफैक्ट यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स अखबारों में आई है, रॉयटर्स की तरफ से भी आई है कि दरअसल सरकार करंट सिचुएशन के मद्देनजर शायद चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाती हुई या फिर एक्सटेंड करती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो नया सीजन की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, और जिस तरह से इस समय मॉनसून की चाल रही है, जहां पर क्लियरली संकेत बने हैं कि शुगर केन की जो यील्ड है वो इस पर्टिकुलर सीजन में कम हो सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में अगर आप ध्यान दें, जो टोटल शुगर आउटपुट है वो 50% बिलो एवरेज रेनफॉल से इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए इन सभी कंपनियों पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ध्यान रहे जो करंट सीजन चल रहा है उसमें सरकार ने सिर्फ 6.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी। उससे पहले वाले सीजन में 11 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की अनुमति थी, और अब ये खबर उभर कर आ रही है कि शायद सरकार एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा देगी, क्योंकि हम अगले सीजन में दरअसल त्योहारों वाले माहौल में जाएंगे। वैसे भी इन्फ्लेशन एक सरदर्द बना हुआ है इकोनॉमी के लिए, और उसको दरअसल कर्टेल करने के लिए, और जिस तरह से मॉनसून की चाल बिगड़ी है उसके बाद दरअसल ये डिसीजन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये स्टॉक्स रेडार पर रह सकते हैं इस डेवलपमेंट के चलते, अगर सरकार वाकई में यह निर्णय लेती है। तो इसमें तो बलरामपुर चीनी के थ्रू ही समझ लिया जाए चार्ट्स की प्लेसमेंट। सचिन, बलरामपुर चीनी के थ्रू समझाएं कैसा प्लेस है बलरामपुर चीनी? वेल आशीष जी, आई थिंक पिछले 5 महीनों का अगर हम डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज में ही स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। 420 एक अच्छा सप्लाई जोन है एंड नीचे लगभग अराउंड 375 से 360 का एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ज्यादा कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं होगी। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने काफी समय निकाला है पिछले हफ्ते में, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसी पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन रहना चाहिए। आज का अगर ट्रिगर के लिहाज से देखें तो 400 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर के कुछ मूव बन जाती है देन प्रोबेबली 405 408 के आसपास का स्विंग बन सकता है, बट मेजर ट्रेंड मुझे लग रहा है यहाँ पर कंसोलिडेटिव है एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है ये कंसोलिडेशन और कुछ हफ्ते जारी रह सकता है। ओके, ये है बलरामपुर चीनी की कहानी। शुगर स्टॉक्स एज अ पैक रखिएगा अपने रडार पे। आज कल टीवीएस मोटर्स की सेकेंड ईवी स्कूटर लॉन्च होनी थी। दुबई में लॉन्च हुआ कल रात में 9:30 बजे। क्या अपडेट्स है वहां से, कैसी गाड़ी है, कैसा लॉन्च है? दिवाली के मजे हैं वैसे आजकल। कोई महिंद्रा लंदन में अनवेलिंग करती है तो कोई महिंद्रा पहले फिर साउथ अफ्रीका ले जाती है। अभी टीवीएस ले गई है दुबई, तो दुबई से दीपाली ने कल रात में जो अपडेट भेजे हैं इस नए लॉन्च पर, आइए दीपाली से जाना जाए।
टीवीएस मोटर्स ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स यहाँ दुबई में लॉन्च किया है। नवंबर से इसकी डिलीवरी शुरू होंगी और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 15 शहरों में इसे अवेलेबल किया जाएगा और अगले साल कंपनी इसे इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च करेगी। तो ये कंपनी की ओर से कह सकते हैं ऑफिशियली पहला ग्लोबल प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट्स के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी ने इसकी प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव रखी है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में सबसे महंगा स्कूटर ये होगा क्योंकि 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। आमतौर पे जो स्कूटर्स फिलहाल मार्केट्स में आते हैं वो आपको अंडर 2 लाख मिलते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये अपने लिए नया सेगमेंट क्रिएट करेगा। 250 करोड़ की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट की है और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग iQube है उसे भी कंपनी बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लाना शुरू करेगी नेपाल के बाद। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और कंपनी ने काफ़ी सारे नए फीचर्स भी इसमें ऐड किए हैं। इसको एक कनेक्टेड स्कूटर के तौर पे कंपनी प्लेस कर रही है। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, बुकिंग्स इसके ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये है भाई टीवीएस मोटर्स की नई लॉन्च और ये कल दुबई से लाइव इवेंट था शाम को। अभी हमारे ऑफिस में बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, ऑटो सेक्टर अब कौन कवर करेगा, बहुत लफड़े चल रहे हैं, सबने अपने अपने बिड डाल रखे हैं। लेकिन ये गावा सर 2.5 लाख की है ये ईवी, ये तो हल्की फुल्की दिख रही है। तो हार्ले डेविडसन सही बुक करी क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो स्टील है, स्टील। लेकिन ये लॉन्च का दुबई और ये साउथ अफ्रीका की बात करें कोई बड़ी बात नहीं। हमारा देश तो रोवर ने चांद पर लॉन्च किया है। हाँ। बिल्कुल, हाँ, एब्सोल्युटली, ये तो छोटी बात है। केप टाउन, दुबई छोटी बात है, चांद पर लॉन्च करना। हाँ, ये बात ठीक है। कल नीरज वाजपेयी कवर करने गए हुए थे, शाम को वहीं थे वो, डिटेल कवरेज कर रहे थे। चार्ट्स पे कैसा प्लेस टीवीएस मोटर्स, सतपुते साहब? आशीष जी देखिए, चार्ट तो इसका बेहतरीन है। इसमें जो सपोर्ट बन रहा है वो है करीबन 1340, 1330। ये सपोर्ट अच्छा है और इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट भी दे रहा है। जो करेक्शन था इस सपोर्ट पे लैंड हुआ। मेरे हिसाब से देखिए, अगर आज की बात करें तो 1340, 1350 के ऊपर यहाँ पे क्लियर कट बाय बनता है। और इनफैक्ट इसमें जो अर्लियर हाई था करीबन 1400 के आसपास, 1380, 1400, ये इसका पहला टारगेट है। और इसका डेटा, आशीष जी एक चीज ऐड करूंगा, डेटा इसका बहुत बढ़िया था। कल और परसों में ओपन इंटरेस्ट गेन था, तो पोजिशनिंग हो चुकी है। लॉन्ग साइड की पोजीशन बनानी है तो 1335 का करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे, 1400 इसका पहला टारगेट रखे, लेकिन चांसेस है ये 1400 का सरपास करेगा। चलिए, टीवीएस मोटर्स लॉन्च बढ़िया है। अब 2.5 लाख मजाक है, लेकिन क्या पता, हो सकता है फीचर्स इतने हो या गाड़ी इतनी बढ़िया हो, वो मुझे आइडिया नहीं कि 2.5 लाख कितना जस्टिफाइड है। ऐसे सुनने में बड़ा लगा, इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। टीवीएस मोटर्स आज रडार पे। इसके अलावा बाकी कौन से स्टॉक्स की न्यूज हर्षदा? पीआई इंडस्ट्रीज पर नजर रखनी चाहिए आशीष। दरअसल कल दोपहर में इनके भरूच प्लांट से ब्रोमीन गैस लीक की अपडेट आता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद लगभग 28 लोग अस्पताल भी भेजे गए हैं क्योंकि एक टॉक्सिक गैस है, उसको इनहेल करने के बाद दरअसल वहां पर पैनिक था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ऑरेंज ह्यू है वो प्राइमरीली वो ब्रोमीन गैस लीक की वजह से ही है। हालांकि अब तक कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया एक्सचेंजेस पर। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, देखते हैं उनकी तरफ से क्या डेवलपमेंट आता है कि प्लांट बंद किया है या फिर अभी भी चालू है, और इस तरह की सिचुएशन को आगे अवॉइड करने के लिए कंपनी का आगे का क्या एक्शन रहेगा उसके अपडेट्स अभी भी अवेटेड है। इसके अलावा 2 फार्मा कंपनियां आज रेडार पर रहेंगी। टोरेंट फार्मा, यूएस एफडीए ने कंपनी की दहेज यूनिट को दरअसल वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड की कैटेगरी में डाला है। पहले इनको ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिला था। जो लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था वो मई 2023 में हुआ था और 2 ऑब्जर्वेशंस आए थे और उसके बाद वीएआई कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। सन फार्मा रेडार पर रहेगा। यूएस कोर्ट ने दरअसल एक पर्टिकुलर पेटेंट लिटिगेशन कंपनी के खिलाफ रूल किया है। ये पर्टिकुलर दवा एलोपेशिया के लिए टेस्ट की जा रही थी और अब दूसरा जो प्लेयर है इनसाइट, उनके हाथ दरअसल वो पेटेंट जाता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा सेटबैक जरूर है। एचएसबीसी इस पर कह रहा है कि कुछ पे आउट रिस्क आते हुए दिखाई देंगे और कंपनी जो प्लान कर रही थी इस पर्टिकुलर ड्रग को लॉन्च करने के लिए, वहां पर लार्जली डिलेज आते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक सेटबैक है सन फार्मा के लिए। इसके अलावा पीएनजी हेल्थ के भी नतीजे आए और यहां पर हमने देखा ये क्वार्टर थोड़ा सा फीका रहा है। मुनाफे में 27% तक की गिरावट है। रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, करीब करीब 2% ही बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू, लगभग 301 करोड़ पर आया। एबिटा में 23% तक की गिरावट दर्ज हुई है पीएनजी हेल्थ में और ये 45 करोड़ के आसपास आया और मार्जिन भी 20% के करीब 15% पर आ खड़े हुए हैं। हालांकि
कि कंपनी ने 50 रुपीस प्रति शेयर का एक फाइनल डिविडेंड का ऐलान जरूर किया है, लेकिन कंपनी बेसिकली कह रही है ओवरऑल कैटेगरी स्लोडाउन का इंपैक्ट इनके रेवेन्यू में बनता दिखाई दिया है। वैस्कॉन इंजीनियर्स भी आज खबरों में है। कंपनी को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रा कॉर्पोरेशन की तरफ से। 605 करोड़ का ऑर्डर दरअसल इनको फुलफिल करना है। साथ ही साथ गेल भी रेडार पर रखिएगा। गेल की दरअसल कल एजीएम हुई, उसमें कंपनी ने कहा है कि इस अगले 3 सालों में 30,000 करोड़ का कैपेक्स दरअसल अंडरटेक करती हुई कंपनी दिखाई देगी। लार्जली इन्वेस्टमेंट नई पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में आता हुआ दिखाई देगा। इस समय 15,600 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑपरेशनल है और करीब 4,200 किलोमीटर की पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंपनी इनफैक्ट नेशनल ग्रिड के लिए भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई देगी, तो ये स्टॉक भी आज आप फोकस में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं। एनएचपीसी की तरफ से एमओयू साइन किया आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी की तरफ से। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करेंगे स्टेट के लिए। लार्ज डील्स में अतुल ऑटो, सोसाइटी जनरल ने करीब 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं या फिर 0.54% ऑफ इक्विटी, 409 रुपए 54 पैसे के भाव पर यह सौदा होता दिखाई दिया। स्नोमन लॉजिस्टिक्स में प्रोमोटर गेटवे डिस्ट्री पार्क ने 11 लाख शेयर और खरीदे हैं और लास्ट जो रिपोर्टेड था गेटवे का स्टेक 41.75% था और यहां पर इन्होंने अपना स्टेक कुछ और बढ़ा लिया है। रजता, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे गिफ्ट निफ्टी अब 106 पॉइंट ऊपर हो गया है, गैप अप। अच्छा, मैं बिग स्टॉक जो डिस्कस कर रहे थे उसमें मैं अब एक नेगेट कर रहा हूं। आज का बिगेस्ट स्टॉक होगा मैक्स फाइनेंशियल और 872 रुपये से करीब शायद वो ब्लॉक डील गिरी है कल, जिसकी हम बात कर रहे थे। कल यतिन डीलिंग रूम में इसकी चर्चा कर रहे थे और ये ब्लॉक विंडो में ही हो गई है। और कल एक बहुत लोग ये सोच रहे थे कि शायद 840-850 रुपीज़ पर वो ब्लॉक डील होगी। प्रमोटर का एक क्लीन आउट ट्रेड बाकी था अनिलजीत सिंह का, वो ब्लॉक डील ब्लॉक विंडो में हो गई है। और जिस लेवल मतलब वो साइज़ के हिसाब से मैं देख रहा हूँ 12.5 लाख शेयर्स की डील अगर 109 करोड़ की गिरी है तो मैं अपनी टीम को बोलूँगा इसको फ्लैश करने को। ये बड़ी न्यूज़ है, ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी आशीष आज अगर इसमें आप 5 से 6% का मूव देखें, हो सकता है ज़्यादा भी देखें, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर फोकस में है। इंश्योरेंस सेक्टर में पॉजिटिविटी है और ये मैक्स जो है उसका सबसे सस्ता स्टॉक है। इसको याद होगा आपको, हमने स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था, तब करीब 700-720 रुपए था। तो ये स्टॉक जो है, अच्छा इसमें कई लोग सोचेंगे लेकिन प्रमोटर माल छोड़ रहे हैं तो इसको पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये कंपनी में जो है प्रमोटर्स फाइनली अपना पूरा हिस्सा बेच देंगे। ये एक प्योरली प्रोफेशनल रन कंपनी रह जाएगी। लेकिन ये जो ब्लॉक डील हुई है ये ब्लॉक विंडो में हुई है और इसको फ्लैश करिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा। मैं अभी बता देता हूँ आपको कि आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा। मुझे जरूरत भी नहीं है इसका प्राइस सेक्शन देखने की। ये है भाई मैक्स फाइनेंशियल। अभी अभी वो अपडेट लार्ज ट्रेड का आपकी स्क्रीन पे भी चलता हुआ, इसको भी रखिए रडार पे। बिग स्टॉक की कड़ी में जोड़ दीजिए इसको भी, ये शायद आज का स्टॉक ऑफ द डे। इसी नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं, सारी बातचीत हो गई, कदम रखते हैं, दस्तक देते हैं पहला सौदा में। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की और गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि बड़े गैप अप की हम तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहे कल क्लोजिंग शो में तो इसकी तैयारी आपके लिए करा दी गई थी कि कैरी करिए पोजीशंस और गैप अप की तैयारी करिए। अब देखते हैं इस गैप अप के बाद जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी खुलेगा 19,528, एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल उसके ऊपर खुलेगा। और बैंक निफ्टी में 44,725 के वो लेवल 20 डे मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर खुलने की पूरी तैयारी। फिर देखते हैं किस तरीके का जश्न हम मनाएंगे आज। वीरो, गुड मॉर्निंग।